हेलो एवरीवन, दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फॉर क्लास 10th हिस्ट्री। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है आपकी क्लास 10th का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर की कहानी की शुरुआत एक इमेज से होती है जो आपको सामने दिख रही है। बेसिकली ये जो पिक्चर है, ये जो प्रिंट है, इसको बनाया था फ्रेडरिक सॉरियो ने 1848 में। जिस प्रकार से अपन लोगों को बोला जाता है ना कि आप अपने सपनों के भारत पर निबंध लिखो, अपने सपनों का भारत की ड्राइंग बनाओ, इसी तरीके से फ्रेडरिक सॉरियो ने ये जो चित्र बनाया है, ये उसने बनाया था अपने सपनों का यूरोप। वो जैसा यूरोप को देखना चाहता था, उसने उसी तरीके से इन चित्रों में, इन फिगर्स में, इन प्रिंट के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया था और इन्हीं सारे प्रिंट को उसने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के नाम से बुलाया था। बेसिकली इस पेंटिंग में उसने क्या दिखाया था? उसने दिखाया था कि कई सारे लोग, ऑलमोस्ट मैन, वुमेन और सारी उम्र के लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं और उसको सलामी दे रहे हैं। दूसरी चीज़ उसने क्या दिखाई थी, आपको दिख रहा होगा ज़मीन पे कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। तो उसने बोला था ये जो टुकड़े हैं ना, ये पता है किस चीज़ के टुकड़े हैं? ये टुकड़े हैं मोनार्की के, तानाशाही के। ये जो लोग पहले मोनार्की किया करते थे, राजाशाही, तानाशाही किया करते थे, इनके जो इंस्टीट्यूशंस है ये इनके टुकड़े हैं। तीसरी चीज़ उसने क्या दिखाई थी? इस पूरी पेंटिंग में आप देखोगे अलग अलग आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं। तो उसने बोला था कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और यूनाइटेड हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये जो अलग अलग फ्लैग्स हैं, ये अलग अलग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ तक कि कुछ तो कंट्री ऐसी थी जो उस टाइम पर कंट्री बनी भी नहीं थी, लेकिन उसने बोला था जो कंट्री नहीं बनी है वो लोग इस रैली में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि वो लोग कंट्री बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे जर्मनी। तो फ्रेडरिक सॉरियो ने 1848 में इस इमेज के थ्रू अपने सपनों की यूरोप की कल्पना की थी और उसी को उसने दिखाया था अपनी इस इमेज के थ्रू। और यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला टॉपिक है हमारा, आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? आप 9th में पढ़कर आए हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन मेनली 1789 की गर्मियों में, मई के महीने में हुआ था। ठीक है, तो 1789 में बेसिकली होता क्या है, पहली बार लोगों को पता चला कि अगर देशभक्ति फीलिंग लोगों के अंदर जगा दी जाए और लोगों को अंदर ये एहसास दिला दिया जाए कि तुम देश के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो बड़ी बड़ी क्रांतियां लाई जा सकती है। और ये पहला इसका सिंपल एग्जाम्पल देखने को मिला था 1789 में। दैट इज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम वे फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेशनलिज्म क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है? बेसिकली क्या है, आप भी चाहते हो आपका देश आगे बढ़े, भारत पाकिस्तान का मैच हो तो आपका देश जीते, भारत न्यूजीलैंड का मैच हो तो आपका देश जीते, यही नेशनलिज्म है। अपने देश के प्रति ईमानदार रहना और देश के प्रति कि कुछ भी करने को तैयार हो जाना, देश के सम्मान को बरकरार रखने के लिए, यही तुम्हारा देशभक्ति है। तो इसी फीलिंग्स को क्या किया गया था, फ्रांस के अंदर हर व्यक्ति के अंदर जगाया गया था और बोला गया था कि तुमको फ्रांस के लिए लड़ना है क्योंकि फ्रांस तुम्हारा देश है, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। लोग एक साथ आए थे 1789 में। ठीक है, तो 1789 में ये जो क्रांति हुई थी, ये ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में हो गई। इसके लिए जो फ्रेंच के लोग थे, जो फ्रेंच में रहने वाले कई सारे लीडर्स थे, क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स उठाए थे जिससे वो क्या कर सकें, फ्रांस के लोगों को एक साथ ला सकें और फिर फ्रांसीसी क्रांति कर सके और समाज में बदलाव ला सके। बेसिकली क्या क्या गया था पहले के टाइम पर, 1789 से पहले फ्रांस किसके कंट्रोल में आता था? मोनार्की कंट्रोल में था, यानी राजाशाही कंट्रोल में था। वहाँ पर किंग हुआ करते थे, किंग का बेटा किंग बन जाता था, फिर उसका बेटा किंग बन जाता था। तो फ्रांस वाले लोगों ने कहा भाई हमको ये सिस्टम नहीं चाहिए, और इसी के खिलाफ क्या बेसिकली हम कह सकते हैं इसी के खिलाफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक तरीके से हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस में क्या किया गया, जो फ्रेंच के क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने कुछ कदम उठाए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ला पैट्री और ले सिटियन के आइडियाज़ को एनकरेज किया था। ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड, फादरलैंड का मतलब होता है कर्म भूमि। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि भारत तुम्हारी कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि को, अपनी देश को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, तो यही कहलाता है आइडिया ऑफ ला पैट्री। मैं तुम्हारे अंदर क्या कर रहा हूँ, ये कर्म भूमि के आइडिया को डाल रहा हूँ कि उठो, जागो, पहचानो, भारत तुम्हारा देश है। तो फ्रांस में भी यही किया गया, बोला गया कि उठो, जागो, पहचानो, फ्रांस तुम्हारा देश है, तुम्हें फ्रांस के लिए जो भी करना पड़े, फ्रांस के भले के लिए तुमको करना होगा। और ऐसे ही आइडियाज़ को इनकरेज किया गया था पूरी समाज में, जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर मोटिवेशन आई थी देश के लिए काम करने के लिए। दूसरा क्या किया गया था, पहले के टाइम पर क्या था, 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्की वाला रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था जो राजाशाही को रिप्रेजेंट करता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था और एक नया फ्लैग लाया गया था, ट्राई कलर फ्लैग।
जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और पहले के समय में फ्लैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, फ्लैग एक तरीके से देश को रिप्रेजेंट करता था। तो जब लोगों ने देखा कि पुराना फ्लैग हट गया है, नया फ्लैग आ गया है, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आई कि यार एक तरीके से हमारे देश को एक नया सिंबल मिल चुका है, तो हमको अब हमारे देश के लिए लड़ना चाहिए एकजुट होकर। तीसरा काम क्या किया गया था फ्रांस के लोगों को एक साथ लाने के लिए, जैसे हमारे देश में आज के टाइम पर पार्लियामेंट होती है, तो पहले के टाइम पर वो पार्लियामेंट ना होकर फ्रांस में उसको ई स्टेट जनरल कहा जाता था। और ई स्टेट जनरल में जो भी लोग बैठते थे वो सब लोग हाई ऑफिसर रैंक होते थे, मतलब उनको जनता नहीं चुनती थी, वो बस पावरफुल होते थे, तो वो अपने आप बैठ जाते थे। तो फ्रांस वालों ने बोला ये नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला कि ई स्टेट जनरल का नाम बदलकर हम एक ऐसा नाम रखेंगे जो थोड़ा सा कॉमन सा लगे, जिससे सब लोग रिलेट कर सके। तो उन्होंने बोला ई स्टेट जनरल को हम क्या बुलाएंगे, नेशनल असेंबली बुलाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि नेशनल असेंबली में जो भी बंदा बैठेगा उसको कौन चुनेगा, सरकार, नॉट सरकार, उसको ये जो जनता है वो चुनेगी। इससे जनता के अंदर फीलिंग आई कि हमको भी रिस्पेक्ट मिल रही है, जिसकी वजह से उनको मोटिवेशन मिली और वो सब लोग साथ आ पाए। चौथी चीज़ क्या की गई थी, हिम्स को कंपोज किया गया था, नए नए गीतों को कंपोज किया गया था, ओथ्स ली गई थी, शपथ ली गई थी, और जो लोग शहीद हुए हैं देश के लिए उनको सम्मान किया गया था, मार्टर्स को कमेमोरेट किया गया था, उनका सम्मान किया गया था। इससे क्या होता है, इससे भावना, सम्मान की भावना पड़ती है देश के प्रति। जैसे हमारे देश में शहीदों का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार से फ्रांस में भी यही किया गया, सो दैट लोगों के अंदर, जो लोग देश के लिए लड़कर शहीद हुए हैं, उनके लिए सम्मान बढ़े। पांचवी चीज़ क्या की गई थी, फ्रांस वाले लोगों ने देखा कि अगर हम चाहते हैं कि लोग एक साथ आएँ, एक कॉमन कल्चर शेयर करें, एक साथ लगें कि वो एक कलेक्टिव बिलोंगिंग को शेयर करें, तो हमको क्या करना होगा, इनके बीच में कोई एक कॉमन लैंग्वेज करनी होगी जिसके थ्रू ये सब आपस में बात कर सकें। तो इसके लिए फ्रांस में क्या किया गया था, फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया था। इससे क्या होता था, जो मैसेजेस का आदान प्रदान है एक जगह से दूसरी जगह, वो आसान हो गया था। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, सब लोग अपनी अगर लोकल लैंग्वेज बोलेंगे तो ऐसे में कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बोला गया भाई फ्रेंच में आप सब लोग कोऑर्डिनेट करो आराम से और एक साथ आओ। अब मैं अगर बोल लूँगा कि आप सबकी कॉमन लैंग्वेज एक ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सब भी क्या हो, आप सबके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है और आपको उस चीज़ के लिए लड़ना है। और स्टेप्स क्या लिए गए थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था जिसका काम ये था कि वो फ्रांस में सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाएगा, इक्वल लॉज बनाएगा। और सेवेंथ स्टेप क्या लिया गया था, कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया गया था, ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्सेस लगते हैं उसको हटा दिया गया था, और वेट्स और मेजर्स के एक अच्छे सिस्टम को लाया गया था। तो ये 7 चीज़ें की गई थी फ्रांस के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग को क्रिएट करने के लिए, फ्रांस के लोगों को एक तरीके से एक साथ लाने के लिए। इन 7 में से आप कोई भी 3 चीज़ें याद कर लो, ये सवाल हमेशा आता है आपके बोर्ड में भी आएगा, यूनिट टेस्ट में भी आएगा ही आएगा कि कौन कौन से स्टेप लिए गए थे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, साथ ही साथ और क्या हुआ था, जो जैकोबिन क्लब्स हुआ करते थे, जिस तरीके से स्पोर्ट के क्लब होते हैं जो क्या करते हैं, स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ डील करते हैं, उसी तरीके से फ्रांस में उस टाइम पर जैकोबिन क्लब्स होते थे जिनके मेंबर स्टूडेंट्स होते थे और भी अलग अलग लोग होते थे जिनका काम था पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करना। तो जैकोबिन क्लब्स को सेटअप किया गया था। इन जैकोबिन क्लब्स ने फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में और ये जो चेंजेस हुए इन सब के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था और लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया था कि आप लोग भी फ्रांस रेवोल्यूशन से जुड़िए। क्योंकि फ्रांस रेवोल्यूशन में जो हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें मेन लड़ाई किसके खिलाफ थी, उसमें मेन लड़ाई मोनार्की के खिलाफ थी, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ थी जो उनको आराम से नहीं रहने दे रहा था। तो मेन लड़ाई हम कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति किसके खिलाफ थी, मोनार्की के खिलाफ थी। ठीक है, उसके बाद होती है एंट्री फ्रांस में नेपोलियन की। अब नेपोलियन की एंट्री जब होती है तो सीन बदलता है। ठीक है, सीन कैसे बदलता है उसके बारे में बताता हूँ मैं अब आगे। ठीक है, अब जैसे आपको पता है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा आज की वीडियो में क्यों इतना ठीक है बोल रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा उसके साथ कोऑर्डिनेट करते जाना आराम से। अगर ज़्यादा ठीक है लगे तो वहाँ पे म्यूट कर देना। ठीक है, हाँ अगेन ठीक है, आ गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ नेपोलियन वाले पे। तो नेपोलियन की एंट्री होती है फ्रांस में 1799 में। 1799 में नेपोलियन वहाँ आता है। अब आप सभी के मन में एक सवाल उठना चाहिए कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था वो तो मोनार्की के खिलाफ हुआ था, राजाशाही के खिलाफ हुआ था, लेकिन नेपोलियन भी तो राजाशाही वाला रूल ही लाया था, मोनार्की ही लाया था अपने साथ। तो नेपोलियन का फ्रांस में स्वागत क्यों किया गया? सपोज़ करो मैं आपको 5 मिठाई दूँ और जिसमें से 1 मिठाई कड़वी हो, 4 मिठाई अच्छी हो, तो आप वो 5 मिठाई ले लोगे? बिल्कुल ले लोगे भाई। आपको क्या हो रहा है, ज़्यादा 4 मिठाई अच्छी मिल रही है, 1 ही तो ख़राब मिल रही है, तो आप कहोगे वो तो हम काम चला लेंगे। नेपोलियन ने भी वही किया। उसने बोला कि देखो मैं अपने साथ मोनार्की तो ला रहा हूँ, राजाशाही तो ला रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे चेंजेस करने वाला हूँ जिससे तुम सबको बड़ा फ़ायदा होगा। जिससे क्या हुआ, फ्रांस की जनता उससे बड़ी इंप्रेस हो गई। अब उसने कौन कौन से चेंजेस किए?
वो जानो। बेसिकली उसने क्या किया, जब वो 1799 में आया तो उसका फ्रांस में बढ़िया से स्वागत किया गया, क्योंकि जनता को यकीन था कि ये कुछ अच्छे चेंजेस लाएगा, जो इसने किया भी। इसने 1804 में एक सिविल कोड लाया जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, और उसमें उसने क्या किया, 3 ऐसी चीज़ें कर दी जिसकी फ्रांस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहली चीज़ उसने क्या बोली, उसने सबसे पहले तो इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया। इक्वालिटी, उसने कहा सब लोग क्या है, इक्वल है। अब कहने को इक्वल है, असल में इक्वल नहीं हुए, प्रैक्टिकल लाइफ में इक्वालिटी नहीं मिली, लेकिन उसने क्या कर दिया, कानून ला दिया कि सब लोग क्या है भैया, इक्वल है। उसने राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया लोगों को। तीसरी चीज़ उसने क्या की, जितने भी लोगों को जो भी प्रिविलेजेस मिलती थी उनके बर्थ के बेसिस पे उन सबको ख़त्म कर दिया। इन तीनों चीज़ों से फ्रांस की आम जनता बड़ी खुश हो गई, और जब वो खुश हो गई तो उसने नेपोलियन का बड़ा स्वागत किया। और नेपोलियन ने सिर्फ इतना ही काम नहीं किया, और भी काम किए। उसने बोला कि मैं ये जो जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ ये सिर्फ फ्रांस में नहीं कर रहा हूँ, जो भी एरिया मेरे कंट्रोल में आएगा मैं उसमें भी यही सब चीज़ें इंप्लीमेंट करूँगा। तो लोग नेपोलियन को बुलाने लगे कि भाई आप हमारे यहाँ भी रूल करो। साथ ही साथ नेपोलियन ने क्या किया, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ला दिए, कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स ला दिए जिनकी बड़ी ज़रूरत थी। उसने सबसे पहले एक फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम में बेसिकली होता क्या था, पहले के टाइम पर जो बड़े बड़े ऑफिसर होते थे, ये जो किंग्स होते थे, ये लोग क्या करते थे, जो भी लोग इनकी सेवा करते थे, किंग की सेवा करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, उस सेवा के बदले में इस प्रजा को या जो भी लोग इनकी सेवा कर रहे हैं उनको ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा दे दिया करते थे। ठीक है, तो नेपोलियन ने सिस्टम को ख़त्म कर दिया। उसने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको सेवा करो तभी आपको ज़मीन मिलेगी। उसने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ जो कर्जा था आम जनता पे, छोटे छोटे किसानों पे, जिसको मैनोरियल ड्यूज कहा जाता है, वो भी उसने कहा कि हम वो माफ़ कर देंगे। अब जब कोई ऐसा कर देगा तो आम जनता तो उसके साथ आई जाएगी। साथ ही साथ उसने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगते थे उनको भी बहुत हद तक कम कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा कर दिया। तो लोगों को नेपोलियन में एक अच्छा लीडर दिखा जो फ्रांस को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत में नेपोलियन को सब बड़ा पसंद कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जिस तरीके से आप देखते हो इंडिया में इलेक्शन होता है तो शुरुआत में सरकारें कितना वादा करती हैं और जैसे एक बार पावर में आ जाती है अपने सारे वादे भूल जाती हैं, इसीलिए फिर जनता उनसे नफरत करने लगती है उन सरकारों से। सेम नेपोलियन के साथ हुआ। जब वो स्टार्टिंग में आ रहा था तो उसने बड़े वादे किए, लोग बड़े खुश हुए उनसे, लेकिन कुछ टाइम के बाद लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि नेपोलियन को पागल बना रहा है। कैसे रियलाइज़ हुआ, जैसे कुछ जगह पर जैसे स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, लोगों को पहले तो नेपोलियन अच्छा लगा, लेकिन जब उनको बाद में समझ आया कि एक तरफ तो नेपोलियन उनको क्या कर रहा है, ये कुछ अच्छी चीज़ें दे रहा है, उनको कई अधिकार दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नेपोलियन क्या कर रहा है, उनके कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है। जैसे नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने टैक्सेस बड़े बढ़ा दिए। उसने कहा हाँ भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्सेस थोड़े कम कर देंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में उसने टैक्सेस बढ़ा दिए। दूसरा उसने क्या किया, सेंसरशिप ला दी। सेंसरशिप में क्या होता है, आप नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी मीडिया में नहीं छाप सकते हो। ये वो किस तरीके से करेगा, सेंसरशिप नियम बना देता है कि आप अगर मेरे खिलाफ छापोगे मैं आप पर कार्रवाई करूंगा। तो इससे लोगों को लगा कि यार उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो एक तरफ जो लोग खुश थे, अब उनको ये रियलाइजेशन होने लगा कि नेपोलियन ने कुछ अच्छी चीज़ें तो दी, लेकिन दूसरी तरफ उसने कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स छीन लिए, जिससे जो नेपोलियन से जो जनता थी वो निराश होने लगी और नेपोलियन से हताश होने लगी। तो अब आगे क्या होता है वो जानेंगे, क्योंकि नेपोलियन अब क्या है, आगे जाकर हारने भी वाला है। ठीक है, कैसे हारेगा वो भी जान लेते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बेसिकली अभी हमने क्या समझ लिया, फ्रांस के बारे में समझ लिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में समझ लिया, नेपोलियन ने क्या क्या किया वो समझ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है नेपोलियनिक कोड के बारे में ध्यान रखना, और फ्रांस में क्या क्या कदम उठाए गए थे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसको याद रखना। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस टॉपिक में क्या आता है वो समझ लेते हैं। बेसिकली इस टॉपिक के थ्रू हम समझेंगे कि लोगों के अंदर देशभक्ति की फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया कैसे जाता है। आज के टाइम पर तो देशभक्ति की फीलिंग जगाने के कई तरीके हैं, गाने बजा लो डीजे पर, मीडिया के थ्रू पेट्रियोटिक फिल्म बनवा दो, कुछ भी करा दो, लेकिन पहले इतने साधन नहीं थे। तो अब हम समझेंगे कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया जाता है। अगर आप 18th सेंचुरी के यूरोप को देखोगे, ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी का मतलब निकलता है 1740-1750 के आसपास की यूरोप को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आज जो आप इटली, जर्मनी, ये जो अलग अलग कंट्रीज़ देख रहे हो, यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं था। यूरोप क्या था, छोटे छोटे एरियाज़ में, छोटे छोटे रीजन्स में, छोटी छोटी किंगडम्स में डिवाइडेड था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मिड 18th सेंचुरी यानी 1750 के टाइम पर यूरोप में इतना ज़्यादा बंटवारा हो रखा था, छोटे छोटे किंगडम्स, छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए थे, तो यूरोप के लोगों के अंदर ये कैसे
दिमाग में आया कि हम सबको साथ आना चाहिए, हम सबको कंट्रीज़ बनाना चाहिए, हम सबको इंडिपेंडेंस चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। वही जानेंगे हम इस टॉपिक के थ्रू। तो इस टॉपिक के थ्रू हम जानना शुरू करते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत, ये जो लड़ाई है कि हमको हमारी कंट्री चाहिए, हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, ये लड़ाई की शुरुआत होती है एरिस्टोक्रेसी वर्सेस द मिडिल क्लास से। देखो, हर कंट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अमीर होते हैं लेकिन वो कम पॉपुलेशन में होते हैं, तो वही लोगों को हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेट्स के नाम से पुकारा जाता था फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर। तो यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स कौन कहलाते थे? ये वो लोग होते थे जो अमीर होते थे, अब पॉपुलेशन में कम होते थे और बहुत ही रिच और पावरफुल होते थे। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, और सिंस ये लोग संख्या में कम थे तो ये लोग आपस में ही कोई, जैसे होता है ना कि जो लोग संख्या में कम होते हैं, जो कम्युनिटी संख्या में कम होगी, उसमें वो लोग आपस में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से रिश्तेदार बैठ ही जाता है। तो इसीलिए ये जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे, ये आपस में किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के रिलेटिव लग ही जाते थे। तो एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली कौन थे? ये लोग वो लोग थे जो हाईली पावरफुल थे, बहुत रिच थे, बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी इनके पास, बहुत बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लोग थे। अगर पुनीत सुपरस्टार की लैंग्वेज में बात करूं तो ये बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लोग थे, और ये लोग फ्रेंच बोला करते थे, ठीक है। और मिडिल क्लास कौन थे? बेसिकली क्या होने लगा था, 19th सेंचुरी के टाइम पर नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी थी, फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी थी, जिसकी वजह से एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इमर्ज हुई थी, जिसमें क्या होते थे, छोटे छोटे ट्रेडर्स हो जाते थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते थे, बिजनेस प्रोफेशनल्स हो जाते थे। तो ये जो छोटे छोटे ट्रेडर्स प्रोफेशनल्स लोग थे, इनको हमने मिडिल क्लास के नाम से जाना। तो एरिस्टोक्रेट्स आप समझ जाते हो। मिडिल क्लास कौन थे? ये जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, ये सारे लोग मिडिल क्लास के अंदर आ जाते थे। और ये जो आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई थी कि हमको हमारी कंट्री चाहिए है, ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी मिडिल क्लास वर्सेस एरिस्टोक्रेट्स से। एक्चुअली मिडिल क्लास को बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, इनको इतने स्पेशल राइट्स क्यों मिलते हैं, इनको ये जो स्पेशल राइट्स, स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों मिलती हैं, और यहीं से पूरी लड़ाई की शुरुआत हुई। मिडिल क्लास ने लड़ाई की शुरुआत की थी एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ, और धीरे धीरे ये लड़ाई बड़ी होती चली गई, और ये लड़ाई देश की आज़ादी में बदल गई। तो कहानी की शुरुआत देखते हैं, टॉपिक व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। नेशनलिज्म का मतलब तुम समझते हो देशभक्ति। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है आज़ादी, फ्री, भेदभाव से आज़ादी, पक्षवाद से आज़ादी, ठीक है, हर चीज़ से आज़ादी। तो लिबरल का मतलब होता है आज़ादी, आज़ाद होना, फ्री होना। तो आज़ादी का क्या मतलब निकलेगा अगर मैं आपके लिए बोलूँ? अगर एक छोटे बच्चे से पूछो उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब है, उसे शाम में जितना मन हो उसे दिन भर खेलने दिया जाए, यही होगा उसके लिए आज़ादी का मतलब। इसी तरीके से फ्रांस में, यूरोप में उस टाइम पर आज़ादी का क्या मतलब था? उनके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि उनको समाज में इक्वालिटी मिले, दैट्स इट। इतना सा कॉन्सेप्ट था उनका आज़ादी का। उनको ये नहीं चाहिए था कि वुमेन को इक्वल स्टेटस मिले। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ तो वो लोग इक्वालिटी की बात करते थे, और दूसरी तरफ वो लोग वुमेन को अभी भी एक माइनर सेक्शन में रखते थे, ऐसे सेक्शन में रखते थे कि जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो लिबरल नेशनलिज्म का सिंपल मतलब यही निकलता था कि हमको क्या चाहिए, हमको समाज में इक्वालिटी इस्टेब्लिश चाहिए, और ये जो एरिस्टोक्रेट्स को स्पेशल राइट्स दिए जा रहे हैं, ये राइट्स हटा दो। ये थी मिडिल क्लास की मेनली डिमांड, ये रखी गई थी, ठीक है। ये मिडिल क्लास की डिमांड थी, यहाँ तक ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं पूछूं कि बिजनेस में आज़ादी का क्या मतलब है, जैसे एक बच्चे के लिए आज़ादी का मतलब क्या होता है? बच्चे के लिए आज़ादी का मतलब है कि उसे दिन भर खेलने दिया जाए। ऐसे व्यापार में आज़ादी का मतलब है कि जितने टैक्सेस हैं या जो भी दिक्कतें हैं बिजनेस के अंदर, उन सबको हटा दिया जाए। यही होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज़ करो आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में 10 जगह पर टैक्स देना पड़ रहा है, अगर ये टैक्स हटा दूंगा तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारा व्यापार आज़ाद है। यही होगी तुम्हारे लिए आज़ादी का मतलब। तो इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलिज्म का मतलब है जो भी व्यापार है उसको टैक्स फ्री कर देना, उससे ट्रेड बैरियर्स हटा देना, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, नेपोलियन के टाइम पे बेसिकली क्या हुआ था, उसने फ्रांस को 39 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था। अब 39 स्टेट्स की अपनी करेंसी थी, हर स्टेट्स के अपने वेट को नापने के, हर चीज़ को नापने के अलग अलग तरीके थे, जिससे क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते थे तो उनका बहुत सारा पैसा टैक्स में खर्च हो जा रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो हुआ ये कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, व्यापार को आसान बनाने के लिए, या फिर कहूँ व्यापार को आज़ाद करने के लिए 1834 में कस्टम यूनियन बनाई गई, जिसको ज़ोलेवरीन के नाम से जाना गया। तो 1834 में ज़ोलेवरीन बनी थी। क्यों बनी थी? टू लिबरलाइज द ट्रेड, या फिर बेसिकली कहें व्यापार को आज़ाद करने के लिए। किसके इनिशिएटिव पे? प्रूशिया के इनिशिएटिव पे। और इसने क्या किया? इस ज़ोलेवरीन ने 2 काम किए। पहला इसने क्या किया? टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया। टैरिफ बैरियर्स का सिंपल मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको ख़त्म कर दिया।
और दूसरी चीज़ जैसा कि मैंने बोला 39 स्टेट्स थी, उनकी अपनी अपनी करेंसी थी। तो इस ज़ोलेवरिन ने बेसिकली क्या किया था, इस 39 स्टेट्स की जो 30 करेंसी थी ना, उन करेंसी को हटाकर सिर्फ 2 करेंसी रहने दिया था। इससे क्या हो गया था, व्यापार को करने में आसानी हो गई थी। आप ही सोचो, आप 2 किलोमीटर चले, आपकी स्टेट बदल गई, आपको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर 2 किलोमीटर चले, कितनी दिक्कत आएगी। इसीलिए क्या किया गया, व्यापार को फ्री किया गया। और व्यापार को फ्री करने का काम किसने किया था, 1834 में ज़ोलेवरिन ने किया था। ठीक है, उसके बाद आती है नेपोलियन की हार। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम नेपोलियन को हराने वाले हैं। तो नेपोलियन को हराने वाला टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो नेपोलियन इतना पावरफुल हो गया था कि उसको हराने में 4 देश लगे। 4 देश, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया। इन 4 देशों ने मिलकर बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में नेपोलियन को हरा दिया। अब जब आप किसी को हरा दोगे तो उसके अंडर में जितना भी एरिया आता था उसका क्या करोगे। तो इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करने के लिए, इसी चीज़ को लेकर प्लान बनाने के लिए ये चारों कंट्रीज़ ने क्या किया था, ऑस्ट्रिया में एक मीटिंग रखी थी और एक ट्रीटी यानी समझौता को साइन किया था। जो कब साइन किया था, ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया था 1815 में। इसमें इस समझौते में उन्होंने क्या डिसाइड किया था, इस समझौते में उन्होंने बेसिकली ये डिसाइड किया था कि अब वो फ्रांस को और नेपोलियन के अंडर में आने वाले जितने भी एरियाज़ हैं उनको आगे कैसे चलाने वाले हैं। तो इसमें उन्होंने कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी अपनाई थी। कंजर्वेटिज्म पॉलिसी अपने का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, कंजर्वेटिज्म का पॉलिसी का मतलब है जो जैसा पुराना था उसको वापस से पुराना कर दो, नई चीज़ें सारी खत्म कर दो। ये पॉलिसी बेसिकली ये कहती थी कि नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस लाए हैं, अगर नेपोलियन ने टमाटर के रेट 10 रुपये से 20 रुपये करे हैं तो ये 20 रुपये को हटाओ और वापस से उसको 10 रुपये कर दो। टमाटर का एग्जाम्पल इसलिए लिया, भाई बहुत महंगे चल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी इसी में क्या करूं, इसी का एग्जाम्पल ले लूं। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी बेसिकली ये कहती थी कि जो पुराना है उसको वापस से पुराना कर दो और नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए हैं उन सबको हटा दो। अगर मैं बोलूं जो ट्रीटी ऑफ वियना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव तो मेनली ये था कि नेपोलियन ने जिन जिन लोगों को निकाल फेंका था, जिन जिन मोनार्कियल पावर्स को निकाल फेंका था, उन लोगों को वापस से क्या करना, वापस से पावर देना। क्योंकि नेपोलियन बहुत पावरफुल था, उसने कई सारे एरिया जीते थे, तो जिन जिन एरिया को उसने जीता उन लोगों को, वहाँ के राजा को उसने निकाल दिया। तो ट्रीटी ऑफ वियना में बेसिकली एक तरीके से ये भी समझौता हुआ था कि जो पुराने राजा थे वो लोग वापस से क्या करेंगे, अपनी किंगडम पे रूल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे वो लोग वापस से पुराने जैसा सिस्टम बना देंगे और जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। फ्रांस वाले अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तो नेपोलियन की हार हो जाती है। और जब नेपोलियन की हार होती है तो आपकी बुक में एक फ़ोटो दी गई है नेपोलियन की एज अ पोस्टमैन। उस पोस्टमैन में नेपोलियन के दिखाया गया है कि नेपोलियन के बैग से चिट्ठियाँ गिर रही हैं। तो वो चिट्ठियाँ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो चिट्ठियाँ ये बताती हैं कि वो चिट्ठियाँ नहीं हैं, वो चिट्ठियाँ नहीं, वो छोटे छोटे एरियाज़ हैं जो नेपोलियन ने जीते थे। और अब जब वो युद्ध हार रहा है एक एक करके, तो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये उसके हाथ से गिरते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस फोटो में नेपोलियन को एज अ पोस्टमैन रिप्रेजेंट किया गया और ये फोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1815 में जब कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी अपनाई जाती है तो क्या होता है, जो बर्बन किंग्स थे जिनको बाहर निकाल दिया था नेपोलियन ने, उनको वापस से पावर में ला दिया जाता है। और भी बाकी जितने चेंजेस नेपोलियन ने किए थे वो सारे क्या कर दिए जाते हैं, उन सभी चेंजेस को हटा दिया जाता है, पुराने जैसा फ्रांस बना दिया जाता है। साथ ही साथ 1815 के बाद की जो सरकार बनती है वो एक ऑटोक्रेटिक सरकार होती है। ऑटोक्रेटिक सरकार का मतलब एक ऐसी सरकार जिसको अपने खिलाफ बातें सुनना पसंद नहीं है, आलोचना जिसको पसंद नहीं है, जिससे आप सवाल नहीं कर सकते। तो आप ही सोचो, एक ऐसी सरकार बनेगी जिससे आप सवाल नहीं कर सकते, जिस राजा से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उसके खिलाफ आंदोलन करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम ऐसे ही कुछ ब्रेव आंदोलनकारियों के बारे में बात करेंगे जो लोग सरकार के खिलाफ गए, ये जानते हुए भी कि इसको लेकर उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। ऐसे ही एक हमारे थे गिस्पी मैचनी। गिस्पी मैचनी का जन्म 1807 में गेनोआ में हुआ था और उस समय पर उन्होंने सरकार का विरोध किया था, मोनार्की का विरोध किया था। जब सरकार के विरोध में जाना यानी सीधा सीधा हाई कमान से टक्कर ले लेना, सीधा सीधा मतलब अपने को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना हो जाता है, क्योंकि आप सीधा सरकार से टक्कर ले रहे हो। उस समय पर कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ, क्यों? क्योंकि आप तो सीधा सरकार से टेंशन ले रहे हो, कौन ही जाएगा सरकार से लड़ने। तो गिस्पी मैचनी वन ऑफ द ब्रेव रेवोल्यूशनरी लोगों में से था जो सरकार के खिलाफ लड़ा। उसका 1807 में जन्म हुआ था गेनोआ में। उसने 2 सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली उसने बनाई थी क्योंकि वो चाहता था इटली को यूनिफाइड रिपब्लिक के रूप में देखना। वो चाहता था जो इटली अभी डिवाइडेड है वो एक नेशन बन जाए, और इसी के लिए उसने यंग इटली सोसाइटी को उसने बनाया था।
1831 में उसको देश से निकाल दिया गया था। ही वॉज सेंट टू एक्साइल इन 1831 और उसका मुख्य लक्ष्य जीवन का, पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि वो इटली को सिंगल यूनाइटेड रिपब्लिक देखना चाहता था। अब होती है हमारे मेन टॉपिक की शुरुआत, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848। ये जो 18 साल रहे, इन 18 सालों में कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी क्रांति होती रही जिसकी वजह से बिल्डअप होता रहा। बेसिकली आप जब भी देखते हो कोई बड़ी क्रांति एकदम से नहीं होती है, उस बड़ी क्रांति के पीछे छोटी छोटी क्रांतियाँ होती हैं। तो ये जो 18 साल थे ना, इस 18 सालों में इतनी क्रांतियाँ हुई, इतनी छोटी छोटी क्रांतियाँ हुई कि उसके बाद जो एक बड़ी बड़ी क्रांति हुई उससे फिर क्या हुआ, सीधे जर्मनी इटली जैसे देश बन ही गए, वो सीधे सीधे सक्सेसफुली हो गए। तो ये जो 18 साल जो थे वो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साल थे। ये वो 18 साल थे 1830 से 1848 जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, यानी कि लोग ज़्यादा थे, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और रोज़गार बहुत कम उपलब्ध थे। ठीक है, यानी कि जॉब ढूंढने वाले ज़्यादा थे और जॉब्स कम थी। फूड के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे थे और कई जगह पर तो क्या हो रहा था, फसल फेल होने की वजह से, क्रॉप फेल होने की वजह से कई जगह पर फेमाइन भी आ रहा था और ऐसे में भी लोगों को टैक्सेस देने पड़ रहे थे। इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1830 में क्या हुआ, जुलाई 1830 में लोग सड़कों पर आ गए और उसने क्या किया, जो बर्बन किंग्स थे, जो मैंने आपको बताया था कि 1815 में वो वापस से पावर में आ गए थे, उनको निकाल कर फेंक दिया गया और आम जनता में से एक लीडर लुइस फिलिपी आकर क्या बना, लुइस फिलिपी आकर किंग बन गया। अब सबको लगा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, 1830 में लुइस फिलिपी किंग बन गया, लेकिन जैसा मैंने बोला ये 18 साल बहुत डिफिकल्ट थे। फूड प्राइसेस सब कुछ महंगा हो रहा था, जॉब्स लोगों को मिल नहीं रही थी, टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत डिफ़िकल्टीज आने लगी। और ऐसे ही डिफ़िकल्टी के माहौल में क्या हुआ, एक कंट्री ने फ़ायदा उठाया और ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर लिया, और वो कंट्री कौन सी थी, ग्रीस। ग्रीस बेसिकली क्या था, ओटोमन टर्की के अंडर में आता था और फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखकर लोगों को ये समझ में आ गया था कि अगर हम सब लोग साथ में आ जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ग्रीस में भी यही हुआ। ग्रीस में उन्होंने डिसाइड किया कि हम ओटोमन टर्की से अलग होकर अपनी एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे और इसकी शुरुआत हुई 1821 से। ठीक है, तो 1821 में ग्रीस में आज़ादी के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया था और यही वो साल भी चल रहे थे जब लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी थी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो लोग ग्रीस के स्ट्रगल में जुड़ भी गए कि हमें को ग्रीस को आज़ाद बनाना है, क्योंकि लोगों को लगा हो सकता है इससे चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो 1821 में क्या हुआ, ग्रीस का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुआ और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा कि बाहर रह रहे, यानी ग्रीस में तो रह रहे लोगों ने तो सपोर्ट किया ही, साथ ही साथ जो बाहर रहने वाले ग्रीक लोग थे, जो ग्रीस के रहने वाले, जो ग्रीस सिटीज़न थे, जो बाहर रहते थे देश के, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कुछ यूरोपियंस ने जो ग्रीक कल्चर से बड़े इंस्पायर्ड थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, पोइट्स ने भी सपोर्ट किया, राइटर्स ने भी सपोर्ट किया। एक इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ने क्या किया, फंड्स को ऑर्गेनाइज किया। वो युद्ध में तक गए, बाद में उनकी डेथ हो गई 1824 में फीवर की वजह से, लेकिन वो मरते दम तक उन्होंने एक ही सपना देखा, ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाना, जिसकी वजह से फाइनली क्या होना पड़ा था, 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन करना पड़ा था, जिसमें ये बोला गया कि जाओ ग्रीस, जी लो अपनी ज़िंदगी, अब तुम इंडिपेंडेंट नेशन हो। और ये सब कैसे हुआ, सिर्फ लोगों की पावर की वजह से। जैसे ही लोगों ने डिसाइड किया कि हम साथ आएंगे, हम साथ मिलकर इंडिपेंडेंट बनाएंगे देश को, भाई चीज़ें बदल गई। तो यहाँ से क्या हुआ, एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था जिससे लोगों के अंदर क्रांति आ गई थी, आक्रोश आ गया था। ग्रीस का एग्जाम्पल ग्रीस को देखकर लोगों के अंदर और आक्रोश आ गया कि यार ग्रीस के लोग कर सकते हैं तो जर्मनी के भी कर सकते हैं, इटली के भी कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, ये जो 1830 से 1848 का टाइम था, इसमें वो सब लोग सड़कों पर आ गए और अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग, देशभक्ति की फीलिंग को फैलाया कैसे गया, तो पहले के टाइम पर तो मीडिया थी नहीं, टेलीविज़न थी नहीं, कैसे फैलाया गया। पहले के टाइम पर इस फीलिंग को फैलाने में राइटर्स और पोइट्स का बहुत बड़ा रोल रहा। जो रोमांटिसिज्म वाले राइटर्स होते थे, जो रोमांटिक बातें लिखते थे, रोमांटिक पोएम लिखते थे, इन्होंने कहा कि साइंस और लॉजिक इन सबको हटाओ, इनको मारो गोली। इन्होंने कहा कि हम इमोशंस को प्रायोरिटी देंगे, हम लोगों के अंदर इमोशंस को डालेंगे, और जब लोगों के अंदर हम भावनाओं को डालेंगे, देश के लिए अच्छी अच्छी भावनाओं को डालेंगे, तो उससे क्या होगा, उनके अंदर देशभक्ति की फीलिंग क्रिएट होगी। जैसे कि एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम था जोहान गोटफ्रीड हर्डर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम चाहते हो जर्मन की संस्कृति के बारे में पता करना, जर्मन कल्चर के बारे में पता करना, तो तुमको जर्मन के कॉमन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। जर्मन के कॉमन लोग यानी कि डास वोल्क कहते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, ऐसे जर्मन के लोगों को डास वोल्क कहा करते थे। तो जोहान गोटफ्रीड हर्डर ने क्या किया, कई सारी पोएम्स और
फिलॉसफी की कई सारी आर्टिकल्स भी लिखे, लेकिन साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट किया कि असली जर्मन कल्चर कहाँ छिपा है, जर्मन लोगों के बीच में छिपा है, डास वोल्क के बीच में छिपा है। उन्होंने कहा फोक पोइट्री यानी जो लोक गीत होते हैं, लोक संगीत होते हैं, लोक कविताएं होती हैं, वो उन्होंने इन सब चीज़ों पर जोर दिया कि लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का क्लियर डिपिक्शन है, या इन सब चीज़ों से हमें हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, ओवरऑल लोगों के अंदर क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। साथ ही साथ लोगों को बोला गया कि ज़रूरी नहीं है कि आप सब किसी कॉमन लैंग्वेज में बात करो, जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज का मतलब वर्नैकुलर लैंग्वेज, वर्नैकुलर लैंग्वेज का सिंपल मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, या उसको हम सिंपल बोल देते हैं। जैसे यूपी है, यूपी में मैं जहाँ रह रहा हूँ, झांसी में रह रहा हूँ, तो झांसी की कॉमन लैंग्वेज है बुंदेलखंडी। ठीक है, तो बुंदेलखंडी क्या हो गई, हमारी वर्नैकुलर लैंग्वेज हो गई। तो लोगों को बोला गया कि भले ही लोग अनपढ़ हों, इलिटरेट हों, अगर वो इलिटरेट है तो क्या करो, उनको उनकी कॉमन लैंग्वेज, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उनको मैसेजेस प्रोवाइड करो कि आपको देश के लिए लड़ना है, उनको उसी लैंग्वेज में लोकगीत लोक संगीत सुनाओ, और इस तरीके से उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की गई। लैंग्वेज का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा, जैसे मैंने बोला ना कि वर्नैकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस की मदद से लोगों तक हर प्रकार के मैसेजेस पहुँचाए गए। कई जगह पर तो लोगों ने लैंग्वेजेस को यूज़ किया एक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए। क्या हुआ था, जब रशिया ने पोलैंड पर अपना कब्जा कर लिया था, तो रशिया ने पोलैंड में बोला कि हम आपको आपकी लैंग्वेज नहीं बोलने देंगे, पॉलिश नहीं बोलने देंगे, आपको रशियन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। इसको लेकर पोलैंड वाले लोगों ने क्या किया था, बोले अच्छा आप चाहते हो हम रशियन बोलें, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पोलैंड वाले लोगों ने ज़बरदस्ती पॉलिश लैंग्वेज बोली थी, और उसको इन्होंने एक तरीके से एज अ विरोध यूज़ किया था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को बड़ी दिक्कत हुई थी। यहाँ तक कि पोलैंड की कई सारी पुजारियों को जेल तक भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर हम रिचुअल्स करेंगे, जो भी मंत्र पढ़ेंगे, हम पॉलिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे, रशियन में नहीं पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कई सारी कंट्रीज़ में लैंग्वेज को एक मीडियम की तरह यूज़ किया गया प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं बड़ी देर से कि 1830s 1848 बड़े दिक्कत वाले टाइम थे, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इस समय क्यों दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, पॉवर्टी बहुत थी, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको टफ कंपटीशन मिल रहा था बाहर से आ रहे सामान से, फूड की प्राइसेस हाई जा रही थी। और ऐसा ही एक टाइम हुआ 1848 में, जब ये 18 साल हो गए, 1848 एक ऐसा साल आया जब लोगों ने कहा यार अब नहीं होता, और लोग वापस से सड़कों पर आ गए। और जब लोग सड़कों पर आए तो आर्मी ने भले ही बैरिकेड्स को यूज़ किया, बट कई सारे तरीके अपनाए, लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो 1830 में लुईस फिलिपी किंग बना था उसको भागना पड़ा अपनी पोजीशन को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब आप देखो, इसके बाद बेसिकली ये हुआ कि जब ये लुईस फिलिपी वहाँ से भाग गया, फ्रांस से भाग गया, और जो भी कंट्रोल यूरोप के कुछ एरिया से भाग गया लुईस फिलिपी, तो वहाँ पर क्या किया गया, लोगों ने खुद से मिलकर बोला कि अब हम क्या करेंगे, अब हम खुद को राइट टू वर्क देंगे, काम करने का अधिकार देंगे। अब हम खुद से क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, 21 से ऊपर जितने भी मेल हैं उन सबको वोट करने का अधिकार देंगे। हम नेशनल वर्कशॉप लगाएंगे, हम रोज़गार मेला लगाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर सके, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सके। और ये सब कब किया गया, 1848 के बाद, जब लुईस फिलिपी वहाँ से भाग गया था। ठीक है, अब जब ये सब हो रहा था तो 1848 में जो मिडिल क्लास लोग थे, जैसा मैंने बोला था कि मिडिल क्लास लोगों ने असली रिवॉल्यूशन लड़ा है, तो इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार देखो गरीब आदमी तो प्रोटेस्ट कर ही रहा है। ठीक है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इस प्रोटेस्ट में जुड़ जाया जाए, और इस प्रोटेस्ट की को थोड़ा सा डायरेक्शन बदल दें। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, ये लोग इस 1848 के प्रोटेस्ट से, रेवोल्यूशन से जुड़ गए। और ये 1848 की क्रांति पहले किसके खिलाफ थी, फूड प्राइजेस के खिलाफ थी, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ थी, लेकिन मिडिल क्लास इसमें जुड़े और इन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हमको हमारा देश आज़ाद चाहिए। अब सडनली क्या हुआ, क्रांति बदल गई। ये जो 1848 में रिवॉल्यूशन हो रहा था उसका डायरेक्शन बदल गया। तो मिडिल क्लास लोगों ने 1848 में हो रहे आक्रोश, फ्रस्ट्रेशन से लोगों के रिवॉल्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और क्या किया, डिसाइड किया कि हम इस रिवॉल्यूशन से जुड़ेंगे, और इस रिवॉल्यूशन के थ्रू क्या करेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड करेंगे। जर्मन रीजन्स में तो क्या हुआ, कई सारे जो जर्मनी के रीजन्स थे, पहले के टाइम पर तो जर्मनी था नहीं, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे जमा हुए, और इकट्ठे जमा होकर फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठे जमा होकर उन्होंने एक अपनी खुद की नेशनल असेंबली बनाई, और नेशनल असेंबली बनाकर वो लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ जाने लगे। उन्होंने बेसिकली क्या किया था, ये जो नेशनल असेंबली बनाई थी 831 लोगों की, इन्होंने इसमें क्या किया, खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और बोले कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को राजा के सामने रखेंगे, और उसको बोलेंगे कि हम आपको चाहते हैं कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो और हमारे जर्मनी के राजा बने रहो। यानी आप राजा बने रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। तो जब ये लोग राजा के पास पहुंचे, फ्रेडरिक विलियम IV के पास, उसने कहा भाई ये सब फालतू की बातें हैं, मैं तुम्हारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो
फॉलो नहीं करने वाला हूँ, उसने इन पर अटैक करवा दिया आर्मी से, और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में लोग हंसते खेलते आए थे 831, इन सबको वापस जाने पड़ा। लेकिन इससे एक चीज़ ये हुई कि लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि उनके पास कितनी ताकत है अगर वो लोग मिलकर काम करें। और जो राजा थे उनको ये रियलाइज़ हो गया कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, अब उनको जनता की बात सुननी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज अब जनता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, कब तक हम जनता को रोकेंगे। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है जब जो बड़े बड़े रूलर्स थे, बड़े बड़े किंग थे, ये थोड़े डिफेंसिव हो गए और जनता अटैकिंग हो गई, और यहीं से कहानी शुरू होती है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। तो जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो 1789 में पहली बार क्रांति आई, फ्रांसीसी क्रांति, उससे लोगों के अंदर आक्रोश आया। फिर लोगों ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट होकर देखा, उससे आक्रोश आया। फिर 1830 से 1848 तक 18 साल लोगों ने बहुत सफ़र किया, उससे लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई और डिसाइड किया कि अब तो मतलब लड़ना है तो लड़ना ही है। लोग मतलब कुछ भी करने को तैयार थे, बस उनको लड़ाई लड़नी थी इक्वालिटी के लिए। तो 1848 में जैसा हमने देखा था, कई सारे लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए थे लेकिन उन्हें सक्सेसफुल नहीं मिला था, तो इस वजह से वो लोग बड़े निराश वापस भी आ गए थे। और इस सब के बाद इन सब को देखते हुए जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूशिया ने ली। अब बात यह है कि आप सभी के मन में सवाल आएगा कि प्रूशिया ने जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली। मैं आपको बता देता, इसका ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, बड़ा डेप्थ में टॉपिक है, लेकिन इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर ये बता दिया तो ऑलरेडी चैप्टर बड़ा है, आप थोड़े से और मेस्ड अप हो जाएंगे। और ये आपके सिलेबस में है भी नहीं कि जर्मनी और रशिया के बीच में क्या क्या रिलेशन था, क्या कुछ नहीं। आपको बस इतना पता है बुक के थ्रू कि प्रूशिया ने जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अब जो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, जिसको आर्किटेक्ट भी कहा जाता है जर्मन यूनिफिकेशन, ये बड़े ही समझदार आदमी थे। इन्होंने क्या किया, प्रूशिया की आर्मी की मदद से और अपनी ब्यूरोक्रेसी स्किल्स की मदद से 7 साल में 3 बार युद्ध लड़े। किन किन के साथ, फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के साथ। और 7 साल में 3 युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने प्रूशिया की विजय दिलाई। प्रूशिया का मतलब सिंपली जर्मनी की विजय दिलाई और जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। और जब जर्मनी यूनिफाई हुआ तो 18 जनवरी 1871 को केसर विलियम वन क्या बने, जर्मनी के किंग बन गए। जर्मनी के यूनिफाइड जर्मनी के किंग बन गए। तो यूनिफाइड जर्मनी का पहला किंग कौन था, बेसिकली सिंपल है, हमारे केसर विलियम वन थे। तो सिंपल सी प्रोसेस है, जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूशिया ने ली। और प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क। इन्होंने 7 साल में 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ, विच एंडेड अप इन द विक्ट्री ऑफ प्रूशिया। और जिसकी वजह से 18 जनवरी 1871 को केसर विलियम वन यूनिफाइड जर्मनी के किंग बन गए। ऐसी ही कुछ कहानी इटली की भी है। इटली की कहानी थोड़ी सी रोचक है, थोड़ी सी रोमांचक है, इसलिए क्योंकि इटली क्या था ना, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 7 छोटे छोटे स्टेट्स में। और ख़ास बात ये थी कि ये जो 7 स्टेट्स थे, इसमें सिर्फ एक स्टेट ऐसी थी जहाँ का जो रूलर था, जहाँ का जो राजा था, वो इटली के राजघराने से आता था। वो स्टेट थी सार्डिनिया पीडमोंट। अब इटली में भी पहले रिवॉल्ट हुए थे, जैसे जर्मनी में रिवॉल्ट हुए थे, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए इटली में भी हुए थे, लेकिन कुछ नहीं, लोगों के हाथ बस हताशा हाथ लगी थी। तो इटली में क्या हुआ, इटली को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सार्डिनिया पीडमोंट ने ली। और सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे काउंट कैमिलियो डी कैवियोर। अब काउंट कैमिलियो डी कैवियोर कौन था, ये ना तो कोई मतलब, ना तो ये बहुत हम कह सकते हैं, ना तो कोई ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, ना ही ये कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेटिक थे, बट ये एक बड़ी क्लेवर इंसान थे। और एक ऐसे क्लेवर इंसान थे जो इटालियन लैंग्वेज से अच्छी फ्रांस बोला करते थे, यानी ये फ्रांस बहुत अच्छी बोल लेते थे, और जो इनकी खुद की लैंग्वेज थी इटालियन लैंग्वेज, उसको कम बोल पाते थे। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने अपनी फ्रांस की जो इनके साथ अच्छी दोस्ती थी उसका फ़ायदा उठाया, और उसकी मदद से सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया। 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये साउथ इटली की तरफ जाएंगे, और साउथ इटली में ये 1860 में गए, और 1860 में गैरीबाल्डी और उसके ग्रुप की मदद से स्पेनिश रूलर्स को हराया, क्योंकि साउथ इटली में कौन रूलर्स बैठे हुए थे, स्पेन वाले रूलर्स बैठे हुए थे। उसके बाद 1861 में क्या किया इसने, 1861 में विक्टर इमैनुअल II को बोला, जाओ इटली यूनिफाई हो गया है, अब तुम किंग बन जाओ। सिंपल सी बात है। तो इटली कैसे यूनिफाई हुआ, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से इकलौती स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट थी, जहाँ पर रूलर कौन था, इटली का रहने वाला था, इटालियन प्रिंसेस हाउस से आता था। तो सार्डिनिया पीडमोंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। 1859 में सबसे पहले सार्डिनिया पीडमोंट ने क्या किया, फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराया। उसके बाद 1860 में क्या किया, 1860 में स्पेनिश रूलर्स को हराया। और उसके बाद 1861 में क्या हो गया, 1861 में जो इटली थी वो यूनिफाई हो गई और विक्टर इमैनुअल II उसके किंग बन गए। अब ब्रिटेन का थोड़ा अजीब सा केस है। ब्रिटेन का अजीब सा केस इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटेन नामक कोई चीज़ थी ही नहीं।
ठीक है। 18th सेंचुरी यानी 1700 से पहले ब्रिटेन के नाम से कोई चीज़ नहीं थी। 1707 में जाकर एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना। ठीक है। तो पहले के टाइम पर लोग कैसे जानते थे, जो लोग ब्रिटेन में रहते थे पहले के टाइम पर, वो लोग आपस में एक दूसरे को कैसे जानते थे, जैसे हम कहते हैं ना कि यार वो तो झांसी का रहने वाला है, वो तो वहाँ का रहने वाला है, अवध का रहने वाला है, वो ब्रज का रहने वाला है। ऐसे ही पहले के टाइम पर लोग एक दूसरे को जाना करते थे ब्रिटेन में 18 सेंचुरी से पहले कि ये इंग्लिश है, ये आयरिश है, ये स्कॉटिश है, ये इस लैंग्वेज को बोलता है, तो ये वो है। ठीक है। तो 18 सेंचुरी में क्या हुआ, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना था। और इस एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी, जिसकी वजह से उसने स्कॉटलैंड पर डोमिनेट करना भी शुरू कर दिया था। साथ ही साथ इंग्लैंड ने क्या किया था, आयरलैंड को फोर्सफुली अपने साथ मिला लिया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में। कैसे मिलाया था, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। आयरलैंड बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड था। आयरलैंड की जो पॉपुलेशन थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, और ये दोनों एक दूसरे के बड़े क्या थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। जो प्रोटेस्टेंट होते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था ब्रिटिश वाले लोगों का, जिसकी वजह से कैथोलिक्स वालों को ये पसंद नहीं आता था। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने क्या किया, आपस में युद्ध लड़ना शुरू किया। और सिंस जो प्रोटेस्टेंट थे उनके पास ब्रिटिश का सपोर्ट था, तो प्रोटेस्टेंट ये युद्ध जीत गए। और अल्टीमेटली इस युद्ध जीतने का फ़ायदा उठाकर ब्रिटेन ने क्या किया, जो आयरलैंड थी उसको ज़बरदस्ती अपने में ले लिया। 1801 में ज़बरदस्ती आयरलैंड को अपना हिस्सा बना लिया, अपने हिस्से में ले लिया। इस तरीके से जो आयरलैंड था वो भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का हिस्सा बन गया। ओके, अभी आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ द विजुअलाइजिंग द नेशन। दो ही टॉपिक बचे हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। विजुअलाइजिंग द नेशन, पहले के टाइम पर क्या होता था, आप देखोगे भारत माता की इमेज क्यों बनाई गई। पहले के टाइम पर बेसिकली क्या होता था, जैसे मैंने बोला सपनों का भारत बनाया जाता था। तो सपनों के भारत को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, सपनों के भारत को एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे जर्मनी को एक अलग फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, भारत को भारत माता के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। और उस फीमेल फिगर में कुछ कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, जो सिंबल अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे क्या करेंगे, कुछ कुछ ऐसे सिंबल ले लेंगे, जैसे हमने एक सिंबल ले लिया कि जंजीर टूटी हुई है, तो इसका मतलब है कि हम आज़ाद हो रहे हैं। हमने एक वो सिंबल ले लिया, आपने देखा होगा कोर्ट रूम में, फिल्म में, जहाँ पर क्या होता है, एक लेडी होती है, वो अपने हाथ में तराजू पकड़े हुए है और आँख पर उसके क्या है, आँख पर उसके काली पट्टी हुई बनी हुई है। तो वो काहे का सिंबल हो गया, वो हमारा जस्टिस का सिंबल हो गया। तो पहले के टाइम पर ये चीज़ बहुत चलती थी। फ्रांस में भी यही किया गया था कि उन्होंने क्या किया था, एज अ फीमेल फिगर करके फ्रांस को विजुअलाइज किया था कि वो फ्रांस को कैसा देखना चाहते हैं। जर्मनी में भी यही हुआ था। जर्मनी में तो नाम भी दे दिया गया था कि जर्मनी की जो फीमेल फिगर है उसको जर्मेनिया के नाम से पुकारा जाएगा। अब जो सिंबल्स होते थे उनकी मीनिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन का मतलब आज़ाद होना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जो ओक लीव्स का क्या होता था, क्राउन को हम कहते हैं यार, बताओ, क्राउन का सिंपल सा मतलब नहीं आ रहा है यार, वो हिंदी का वर्ड है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन नहीं आ रहा है तुमको, आ रहा हो समझ में, मतलब बहुत सिंपल सा वर्ड है, हम हर रोज़ सुनते हैं, कार्टून्स में देखते हैं, क्राउन का क्या मतलब निकलेगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया है। अगर आपको क्राउन का मतलब आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता कर जाना, वैसे तब तक तो मैं भी सर्च मार दूंगा। क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब था किस चीज़ का, ये इसका मतलब था हीरोइज्म का, हीरोइक कैरेक्टर शो करने का। उसके बाद रेज ऑफ राइजिंग सन, सूरज की किरणों का क्या मतलब निकलता था, सूरज की किरणों का मतलब एक नए दौर की शुरुआत हो रही है, अंधेरे के बाद एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। तो इन सभी सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया पेंटिंग्स में, लोगों को ये मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग अपने देश को कैसा देखते हो। इसका फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं वो लोग क्या करते थे, इन पेंटिंग्स के थ्रू अपने देश को समझने की कोशिश करते थे और मोटिवेट होते थे। कहते हैं ना कि एक सिंगल पिक्चर होती है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होती है, अगर उसको अच्छे से समझा जाए। तो यही काम किया गया पहले के टाइम पर कि जो लोग इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, उनको हम पिक्चर्स के थ्रू मोटिवेट करेंगे देश के लिए कुछ करने को। अभी आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब तुम समझते हो, इंपीरियलिज्म क्या होता है बता देता हूँ। पहले के टाइम पर ये बड़ा कॉमन था, आज के टाइम पर भी कॉमन है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बड़ी बड़ी रिच और पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं, ये कोशिश करती हैं कि ये छोटी छोटी कंट्रीज़ छोटे छोटे एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लें और उन पर डोमिनेट करें और उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी बल्कान में बेसिकली क्या प्रॉब्लम हुई थी, उस बल्कान इशू के बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये बल्कान इशू बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। तो ये जो बल्कान था ये ओटोमन टर्की के अंदर में आता था, और जैसा मैंने बोला कि ओटोमन टर्की क्या था, धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा था, जिसकी वजह से
से बल्कान ने भी डिसाइड किया, बल्कान के लोगों ने, कि हमको भी क्या करना है, इंडिपेंडेंट नेशन बनना है। अब बल्कान के अंदर दिक्कत ये थी कि जो बल्कान के अंदर छोटे छोटे एरियाज़ थे वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे, और वो हमेशा चाहते थे कि जब भी ये बंटवारा हो या जब भी देश बने तो हमको ज़्यादा एरिया मिले। सपोज़ करो बल्कान के अंदर 5 अलग अलग एरिया आ रहे हैं, तो पाँचों एरिया की यही तमन्ना थी कि हमको ज़्यादा एरिया मिले, हमको ज़्यादा एरिया मिले, जिसकी वजह से जब बल्कान आज़ाद होने की बात होने लगी तो बल्कान के अंदर क्या होने लगा, इन स्टेट्स के बीच में ही आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, टेंशन शुरू हो गए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। और यहीं तक बात नहीं रुकी, बल्कान के ऊपर कुछ बड़ी बड़ी पावर्स की भी नज़र थी। जैसा मैंने बोला ना, इंपीरियलिज्म में क्या होता है, बड़ी बड़ी पावर्स कोशिश करती हैं बल्कान जैसी छोटी जगह को अपने कंट्रोल में लेने का। तो रशिया हो गए, जर्मनी हो गए, इनकी भी नज़र बल्कान पे थी कि मौका मिले तो हम भी बल्कान को क्या करें, अपने पार्ट में ले लें, जिसकी वजह से बल्कान को लेकर एक तरफ तो बल्कान के अंदर टेंशन चल रही है, बल्कान के बाहर भी अलग अलग टेंशन शुरू हो गए इन वर्ल्ड पावर्स के बीच में। और यही जाकर बाद में ये जो टेंशन थी ना, कि बल्कान के अंदर टेंशन, बल्कान के बाहर कंट्रीज़ के बीच में टेंशन, यही जाकर एक बहुत बड़ा इशू बन गया था वर्ल्ड वॉर के लिए, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी बना था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बल्कान इशू पूरा। अभी भी अगर बल्कान इशू में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ तो होता है हमारे इस चैप्टर का दी एंड, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का होता है दी एंड। आई होप सो तुमको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो तुम मुझे कैसे बताओगे समझ आ गया है? लाइक तो कर ही देना, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक बात थम्स अप ज़रूर बता देना कि भैया समझ आ गया अच्छे से। और अगर समझ नहीं आया तो मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपका डाउट निकलेगा। ठीक है, लेकिन डाउट के लिए आप क्या करोगे, ग्रुप में मुझे मैसेज मत करना, यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो अगर तुम ज्वाइन नहीं किए हो तो उसको ज्वाइन कर लो। नोट्स की लिंक मैं तुमको दे दूंगा, नए नोट्स भी हिंदी में आ रहे हैं, उनको भी अपलोड करने वाला हूँ जल्द ही। तो अभी तो हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप सो तुम सबको समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। छोटा सा चैप्टर है, डेवलपमेंट कर लेंगे आराम से कवर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।